According to the question, force F on a particle moving in a straight line varies with distance d as shown in the figure. The work done on the particle during its displacement of 12 मीटर is. क्वेश्चन में ये बोला है कि एक पार्टिकल पर कोई फोर्स F लग रहा है जो कि डिस्टेंस d के साथ में वेरी करता है. अब जब ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर हो जाए तब नेट वर्क डन उस पार्टिकल पे कितना होगा. आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दे रखा है. जब भी ग्राफ देकर आपको वर्क डन पूछा जाए देन द वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो भी एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन. नाउ यहाँ पर आपके पास ये स्ट्रक्चर देखिए. यहाँ एक तो आपके पास बनेगा रेक्टेंगल एंड दूसरा बनेगा आपके पास ट्राइंगल. तो इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दो, वही आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क डन आ जाएगा. हाँ, एरिया देखिए. पहले तो इस रेक्टेंगल की बात करते हैं. इसमें आपके पास जो बेस है दैट इज़ 7 - 3 मतलब 4 एंड हाइट हो जाएगी 2. तो ये हो जाएगा 4 × 2 प्लस अब बच गया ट्राइंगल. ट्राइंगल में बेस है 12 - 7 मतलब 5 और हाइट है 2. तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट. ये 2 से 2 कैंसिल, ये बना 8 + 5 विल बी इक्वल टू 13 जूल. तो आपका वर्क डन कितना मिलेगा अपने को, 13 जूल अपना आंसर आएगा. ठीक है, ओके. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ reaches a height equal to the Earth's radius before returning to the Earth. The power exerted by the gravitational force is greatest. देखिए, आपको ये बोला गया है कि किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से आपने फेंका है अर्थ के सरफेस से और कितनी हाइट तक गई है, r हाइट तक. r मतलब अर्थ की रेडियस. ठीक है, h इक्वल टू क्या हो गया, अर्थ की रेडियस के इक्वल है. अब आपसे ये पूछा गया है कि जब ये वापस अर्थ पर आती है घूम फिर कर, उससे पहले ये अर्थ की रेडियस जितनी हाइट तक जा चुकी होती है. आपसे पूछा गया है कि पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटेस्ट कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ होगा. तो देखिए बेटा, पावर होता है P = F.V, मतलब P हो गया F.V cos थीटा. तो पावर एक तो F पर, F मतलब फोर्स कौन सा लगा, mg, वो तो फिक्स है. ठीक है. v वेलोसिटी, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी और जैसे जैसे वापस नीचे आएगा वेलोसिटी वापस बढ़ती जाएगी. और लोएस्ट पॉइंट पर, मतलब जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है उस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है. दूसरा कोस थीटा, जब वेलोसिटी ऊपर है mg तो नीचे ही लगेगा, तो थीटा होगा 180, जिसकी वजह से कोस 180 की वैल्यू आपके पास आएगी -1. वहीं पर जब ये रिटर्न जर्नी में होगा, वापस आएगा, तो वेलोसिटी भी नीचे, फोर्स mg भी नीचे, जिसकी वजह से कोस थीटा हो जाएगा कोस 0 एंड कोस 0 की वैल्यू होती है +1. तो इस केस में जब वापस ये घूम फिर कर अपनी ओरिजिनल पोजीशन या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आएगा तो ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले उसकी पावर कैसी होगी, मैक्सिमम होगी. इसका मतलब ऑप्शंस देखते हैं. एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी, तो नहीं. हाईएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वो भी गलत है. एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर बॉडी हिट्स द अर्थ, ये आपका आंसर सही होगा. जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ मतलब इस पॉइंट पर आपके पास वेलोसिटी भी मैक्सिमम, फोर्स mg लगेगा और कोस थीटा हो जाएगा 0, तो कोस थीटा की भी आएगी मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन ही आपका सही है. ऑप्शन तीसरा भी देख लेते हैं. इट रिमेन्स कांस्टेंट ऑल थ्रू, तो कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होगी. एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर बॉडी इज प्रोजेक्टेड, जस्ट आफ्टर बॉडी प्रोजेक्शन पे अपन बोल सकते थे, लेकिन वहाँ थीटा कितना हो जाएगा 180, क्योंकि v ऊपर mg नीचे, तो थीटा 180 होने की वजह से कोस 180 की वैल्यू -1 आ जाएगी. तो वहाँ पावर एक तरह से हम कह सकते हैं मिनिमम आएगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ. ये अपना आंसर आएगा. ठीक है, ओके. उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन. पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होती है किसी भी सिस्टम की, जब उस पर वर्क किया जाए. अब वर्क डन का पूछा है भाई, कैसे वर्क डन करना है. फर्स्ट, अपॉन द सिस्टम बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स,
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होती है, जो कि तीन है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकंड फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड इज स्प्रिंग या इलास्टिक फोर्स। सिर्फ इन तीन फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, और तीनों की तीनों कैसे हैं, कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव की तो बात ही नहीं आती। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत ही है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इसमें भी नॉन कंजर्वेटिव आ गया। बचा सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन, बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, अपॉन द सिस्टम बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, अपॉन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। तो देखो, अगर आपका सिस्टम खुद सिस्टम के ऊपर वर्क डन करता है, अगर आपके सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया जा रहा है और वो भी कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है। कैसे? तो भाई आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है किसी हाइट पर, आपने उसको छोड़ दिया तो क्या होगा, mg नीचे लगेगा, उसकी मोशन भी नीचे होगी। अब mg कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को नीचे लाने में हेल्प की। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन करेगा किसकी वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। किसकी डायरेक्शन में, कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में। मतलब कि अपॉन द सिस्टम वर्क डन हुआ, बाय द कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, इसकी वजह से हाइट क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। हाइट कम होगी तो एच कम होने से mgh भी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी को हमें क्या चाहिए कि इंक्रीज करवाना है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम पर वर्क डन करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज। वहीं पर अगर आपका सिस्टम ऊपर जा रहा है तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स तो लगा नीचे, आप जा रहे हो ऊपर, मतलब अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, और सिस्टम खुद जाएगा क्योंकि फोर्स तो उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। तो सिस्टम ने वर्क किया, बाय द सिस्टम वर्क इज डन। ओके, सिस्टम ने वर्क किया है और वो भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन, बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। So the whole statement is the potential energy of a system increases if the work is done by the system against a conservative force. अगर सिस्टम खुद वर्क डन करे वो भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, तभी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a car of mass m starts from rest and accelerates so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p0. The instantaneous velocity of the car is proportional to. क्वेश्चन में बोला गया है एक कार है जिसका मास m है, वो रेस्ट से स्टार्ट होकर एक्सेलरेट करती है, जिसकी वजह से उसको मिलने वाली इंस्टेंटेनियस पावर है वो है p0। आपसे पूछा गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार कितनी होगी, मतलब किसके प्रोपोर्शनल होगी। ऑप्शन आपके पास दे रखा है टी स्क्वायर पी नॉट, टी टू द पावर हाफ, टी टू द पावर माइनस हाफ, या टी अपॉन रूट एम। तो क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस पावर की बात की है। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, और अगर थीटा 0 डिग्री हो तो ये हो जाएगा एफ वी। नाउ व्हाट इज एफ, एफ इज फोर्स विच इज इक्वल टू एम ए इंटू वी। सो P इज इक्वल, अच्छा P की जगह क्या दे रखा अपने को, पावर P नॉट है, सो P नॉट ही लिख देते हैं, एम वी, एंड A होता है एक्सेलरेशन, जिसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P नॉट dt अपॉन एम इक्वल टू वी dv। अब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी जाएगी, 0, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v, इंस्टेंटेनियस। यहाँ पर टाइम 0 से t तक लेकर इंटीग्रेट करना होगा। तो बस हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, टाइम की तो 0 से t एंड वेलोसिटी की 0 से v। जैसे ही आप ये वैल्यूज़ रख कर इंटीग्रेट करोगे, इधर तो बन जाएगा p नॉट अपॉन एम, तो कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 टू t, इधर हो जाएगा v dv लिमिट 0 टू v। तो ये बनेगा आपके पास p नॉट अपॉन एम इंटू टी लिमिट 0 से t इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 0 टू v। ओके, सो अपर लिमिट पहले रखी जाती है, तो p नॉट अपॉन एम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पर हो जाएगा अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर अपॉन में 2।
तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी स्क्वायर हमारे पास बनेगा 2p0/m/t। सो v इक्वल टू रूट ऑफ 2p0/m/t, मतलब ये प्रोपोर्शनल हुआ t की पावर 1/2 के, t टू द पावर 1/2 अपना आंसर यहाँ पर मिलेगा। मतलब ऑप्शन आ गया बी, सेकंड ऑप्शन अपना इसमें राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two spheres A and B of masses m1 and m2 respectively collide. A is at rest initially and B is moving with velocity v along x-axis. After collision, B has a velocity v/2 in the direction perpendicular to the original direction. The mass A moves after collision in the direction. क्वेश्चन में ये बोला है कि दो स्फेयर हैं A और B जिनके मासेस m1 m2 गिवन है, ये आपस में कोलाइड करते हैं, जहाँ ए तो इनिशियली रेस्ट में था और बी जो है वो वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब आई कैप डायरेक्शन में मोशन करता है। कोलिजन के बाद में बी की वेलोसिटी v/2 हो जाती है और ये इनिशियल डायरेक्शन जो कि एक्स थी उसके परपेंडिकुलर मोशन करता है। तो मास ए मूव्स आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन पूछी है जिसमें ए कोलिजन के बाद जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, पहले ए था जिसकी वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, यू ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज 0। बी मास है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको देखी है वी आई कैप, ये चलता हुआ कोलाइड करता है ए से, जिसकी वजह से कोलिजन के बाद में जो बी है वो तो चला जाता है v/2 से किस डायरेक्शन में, जे कैप में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ए का पता नहीं, तो अब ध्यान दीजिए एक को हमें देखना है कि भाई ए जो है वो किस डायरेक्शन में जाता है। सपोज ये कोई एक डायरेक्शन है, इसमें जा रहा है किस स्पीड से, वी स्पीड से या वी वेलोसिटी से, वी डैश ले लेते हैं यहाँ पर क्योंकि वी अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, तो वी डैश वेलोसिटी से ये मोशन करता है। तो देखिए यहाँ पे अपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम सीधा सीधा लगाएंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अपने को अप्लाई करना है, जितना इनिशियल मोमेंटम होता उतना ही मोमेंटम फाइनली भी आपको मिलेगा। इनिशियल मोमेंटम पहले तो ए का मास कितना m1, वेलोसिटी 0, फिर बी का मास कितना m2, वेलोसिटी वी आई कैप, बाद में क्या है तो m1 मतलब ए चला है v डैश वेलोसिटी से और m2 मतलब b चला है v/2 से परपेंडिकुलर मतलब j डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो यहाँ से m1 v डैश वेक्टर आपको मिलेगा m2 v आई कैप माइनस m2 v/2 j कैप। कैसे किया, तो ये जो टर्म है इधर आके अपन ने माइनस करवा दी, तो यहाँ से v डैश वेक्टर आपको मिलेगा, m2 कॉमन ले लिया, m1 का डिवाइड हो गया, v आई कैप माइनस v/2 जे कैप। हमें तो डायरेक्शन चाहिए, तो देखिए ये हमारे पास x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, ओके। कोलिजन के बाद में जो b था वो तो गया j में, पहले आ रहा था वो i में, m1 v आई कैप, ये हो गया m2 b था ना, m2 v/2 जे कैप। ए ऑब्वियस बात है इस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि मोमेंटम कंजर्व हो सके। सपोज इसने एक्स एक्सिस से एंगल बनाया है थीटा, तो ये गया वी डैश वेलोसिटी से, ठीक है। अब ये वी डैश वेलोसिटी के जो कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट कितने कितने बने, तो देखिए एक्स कंपोनेंट तो उसका है हमारे पास में m/2 वी आई के, m2 अपॉन m1 वी आई के, एंड y कंपोनेंट इसका कितना है m2 अपॉन m1 v/2, दिख रहा ना अपने को m2 अपॉन m1 v/2, वो भी माइनस में मतलब माइनस y डायरेक्शन में है, ठीक है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया m2 अपॉन m1 माइनस का v/2 अपॉन बेस हो गया m2 अपॉन m1 v, क्या कैंसिल हो जाएगा m2/m1 और v कैंसिल, तो टेन थीटा आपके पास मिलेगा अपने को माइनस हाफ, सो थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस हाफ, ये अपना आंसर आएगा। टेन इनवर्स माइनस हाफ डायरेक्शन में ये m1 पार्टिकल या ए ऑब्जेक्ट ए स्फीयर जाएगा, ठीक है। तो x एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना होना चाहिए, टेन इनवर्स माइनस हाफ
टू द एक्स एक्सिस। इस एंगल के साथ ये जो स्फेयर है ए वो मोशन करेगा। अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 3 kg is rolling on a horizontal surface with velocity 4 meter per second. It collides with a horizontal spring of force constant 200 Newton per meter. The maximum compression produced in the spring will be. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सॉलिड सिलेंडर जिसका मास 3 kg है दैट इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। इफ इट कोलाइड विद अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, ये एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से कोलाइड करता है ऑफ फोर्स कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर, जिसका फोर्स कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर है, तो उस स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर रोल करता करता किसी स्प्रिंग से कोलाइड करता है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है इस स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तो वो कंप्रेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है। अब यहाँ पर सिलेंडर जो है वो हॉरिजॉन्टल रोलिंग मोशन कर रहा है। कौन सी मोशन कर रहा है? रोलिंग मोशन। तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है किसकी? उस सिलेंडर की, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, ठीक है। वो उस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर की कितनी होगी? तो देखिए रोलिंग मोशन में है, रोलिंग मोशन का मतलब इसमें एक तो आपके पास में लीनियर मोशन भी होगी। कौन सी होगी? एक तो लीनियर मोशन, एंड दूसरा इसमें होगी रोटेशनल मोशन। एक तो होगी लीनियर, लीनियर मतलब ट्रांसलेशनल, लीनियर को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। एंड दूसरी आपके पास कैसी है? रोटेशनल मोशन है। तो इसमें दोनों काइनेटिक एनर्जी ऐड होगी। फर्स्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² and second rotational kinetic energy half I omega square, that will be converted into potential energy of spring which is equal to half kx square। आप तीनों साइड से 1/2 को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। नाउ ये बना mv²। सिलेंडर के लिए I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 एंड ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी जिसकी वैल्यू होती है v²/r²। भाई ओमेगा स्क्वायर है तो v²/r² इज इक्वल टू kx²। यहाँ अगेन क्या कैंसिल होगा? r² से r²। तो आपके पास वैल्यू बनी mv² प्लस mv²/2 इज इक्वल टू kx², मतलब 3/2 mv² इक्वल टू kx²। So 3/2, what is the value of m? M is of 3 kg and velocity is 4 meter per second. So into 3 into 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू k की वैल्यू थी 200 x², ठीक है। ओके, अब यहाँ पर अपने को सोल्व करना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर 3 into 3 तो हमारे पास बन जाएगा 9, 2 से 16 कटा 8 टाइम, इस 8 से 200 कटेगा 25 टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? 9 इक्वल टू 25x²। सो x² विल बी इक्वल टू 9/25। फ्रॉम हियर x विल बी इक्वल टू 3/5 क्योंकि x हो जाएगा √9/25। 3/5 को अपन लिख सकते हैं 0.6 मीटर। इसका मतलब इस कंडीशन में जो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा दैट विल बी 0.6 मीटर। कितना होगा? 0.6 मीटर। मतलब इस क्वेश्चन के लिए अपना ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना था। यहाँ पर रोलिंग मोशन थी और रोलिंग मोशन होने की वजह से, इस रोलिंग मोशन की वजह से आपके पास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की भी आएगी और रोटेशन की भी आएगी, दोनों आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज गिवन बाय U इक्वल टू a/r² माइनस b/r, वेयर a and b are positive constant and r is the distance of particle from the center of the field. For a stable equilibrium, the distance of the particle is। देखिए
आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पार्टिकल की डिस्टेंस मतलब r क्या होगा। r इज द डिस्टेंस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। a एंड b यहाँ पर कांस्टेंट है। a एंड b क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब हमें बोला गया है कि डिस्टेंस चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो u है उसका डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो वहाँ से अपन r कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को r दिया क्या गया है, सॉरी u दिया क्या गया है, u इज इक्वल टू a अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर। सबसे पहले इसका करना है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन डी यू अपॉन डी आर। सो डी अपॉन डी आर ऑफ a अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी आर ऑफ b अपॉन r। Okay, now as we all know that d upon dx of x to the power n इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। तो बस इसी फॉर्मूला से सॉल्व करना है। ये वैल्यू में देखिए a तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर स्क्वायर मतलब r की पावर होगी -2, तो d अपॉन डी आर आर की पावर -2 माइनस बी कॉन्स्टेंट d अपॉन डी आर आर की पावर -1। पावर आगे आ जाएगी एंड फिर उसको अपन उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये बनेगा a -2r टू द पावर -3 डिफरेंशिएशन के बाद माइनस b माइनस r की पावर -2। ये हुआ du अपॉन डी आर। सो du अपॉन डी आर इज इक्वल टू -2a अपॉन आर क्यूब प्लस b अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसका करना है अगेन डिफरेंशिएशन। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर भी अपने को निकालना है, सेम तरह से डिफरेंशिएशन होगा। तो अपन डिफरेंशिएशन करके सीधी वैल्यू रख देते हैं, -2a तो कॉमन मतलब कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन आर क्यूब का हो जाएगा -3 अपॉन आर टू द पावर 4। इसी तरह से b तो कॉमन क्योंकि कांस्टेंट था, आर स्क्वायर का हो जाए 1 अपॉन आर स्क्वायर का हो जाएगा -2 अपॉन आर क्यूब। ओके, सो ये वैल्यू आपके पास बनी 6a अपॉन आर टू द पावर 4 -2b अपॉन आर क्यूब। ये वैल्यू आएगी डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर की। अब आप ये पूछोगे सर ये तो पॉजिटिव नेगेटिव पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बीच में माइनस है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इस इक्वेशन से डी यू अपॉन डी आर की जो वैल्यू है उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। जैसे 0 के इक्वल पुट करेंगे वहाँ से r की वैल्यू आएगी, उस r की वैल्यू को इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में रखेंगे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तब तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर नेगेटिव आती है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर 0 आ जाती है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन 1 वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी आर इक्वल टू 0, du upon dr which is equal to -2a upon r क्यूब प्लस b अपॉन आर स्क्वायर। इसको 0 करते हैं तो यहाँ से 2a अपॉन आर क्यूब इक्वल आएगा b अपॉन आर स्क्वायर के। यहाँ पर आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, सिर्फ r बचेगा और इस r की वैल्यू हम कैलकुलेट करके निकालेंगे r इक्वल टू 1 अपॉन आर निकाल लेते हैं जिससे वैल्यू ईजी हो जाएगी, 1 अपॉन आर इक्वल टू बी अपॉन 2a। ठीक है, ये जो 1 अपॉन आर की वैल्यू ये आप सीधा सीधा यहाँ इक्वेशन में रख सकते हो। जैसे आप ये वैल्यू इक्वेशन में रखोगे देखिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या बनता है। मैं इसको यहीं पे थोड़ा साइड में कर देता हूँ। जैसे ही इक्वेशन 2 में आप वैल्यू रखते हो आपके पास वैल्यू बनेगी, देखिए डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू 6a अपॉन 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, b अपॉन 2a। तो 1 अपॉन आर की पावर 4 क्या हो जाएगा, b अपॉन 2a की पावर 4, b अपॉन 2a की पावर 4 माइनस 2b इंटू b अपॉन 2a की पावर कितनी हो जाएगी 3। ये बनेगा आपके पास में 6ab की पावर 4 अपॉन 2 का पावर 4 मतलब हो जाएगा आपका 16a की पावर 4 माइनस 2b की पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा 8a की पावर 3।
तो इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करके अपना फाइनल आंसर अपने को मिलेगा एलसीएम लेकर, जो आप फाइनल आंसर निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू, अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा b की पावर 4 अपॉन 8a³। अब ये इस वैल्यू में देखिए b भी पॉजिटिव कांस्टेंट, a भी पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ये जो कंप्लीट डी स्क्वायर u अपॉन डी आर स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन था, ये कम्प्लीटली पॉजिटिव आया है। इसका मतलब क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें मिलेगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें कब मिला, जब 1 अपॉन आर कितना था, b अपॉन 2a। तो यहाँ से r कितना हो जाएगा, तो r की वैल्यू इसको अपोजिट कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो r आपको मिल जाएगा आपके पास 2a अपॉन b। r इज इक्वल टू 2a अपॉन b। इस डिस्टेंस के लिए r इक्वल टू 2a अपॉन b डिस्टेंस के लिए आपको यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। हमसे यही पूछा गया था कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, सो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज 2a अपॉन b। ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होता है इस तरह से कि जब भी आपको स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा जाए तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है, उसको जीरो के इक्वल पुट करके, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल पुट करके r की वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, उस r की वैल्यू को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में रखोगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गई तब तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर यही वैल्यू जीरो आ जाती है तो आपके पास में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3i केप प्लस j केप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। Hence, the particle is displaced from position 2i cap plus k cap meter to position 4i cap plus 3j cap minus k cap meter. The work done by the force on the particle. आपके पास में एक ऑब्जेक्ट पर, एक पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स गिवन है, उसकी दो पोजीशन गिवन है, उसका मास गिवन है। आपसे पूछा गया है वर्क डन कितना होगा। सो वर्क डन की जो वैल्यू होती है दैट इज एफ डॉट आर, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब r क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन आपको दे रखा है, इनिशियल पोजीशन आपको दे रखा है, दोनों को माइनस कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो फोर्स हो गया आपके पास 3i के प्लस जे के, डॉट करना है अपने को किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट में फाइनल पोजीशन क्या थी, 4i के प्लस 3j के माइनस के के। इनिशियल पोजीशन 2i के प्लस के के, इसको माइनस करना है। तो ये हमारे पास बनेगा 3i के प्लस जे के डॉट, यहाँ देखिए 4i केप में से 2i केप गया, कितना बचा 2i केप। ठीक है, कितना बचेगा 2i केप। 3j केप में से उधर कुछ माइनस होने वाला है नहीं, तो 3j केप माइनस के केप एंड माइनस के केप क्या बन जाएगा, माइनस का 2k केप। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो सर इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाले को आपको आई वाले से ही डॉट प्रोडक्ट करना है, जे वाले का जे वाले से, के वाले का के वाले से। के की यहाँ कोई वैल्यू है नहीं तो हम इसको 0k के भी लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा और ढंग से लिखते हैं, 3i के प्लस जे के प्लस 0k के का डॉट प्रोडक्ट करना है 2i के प्लस 3j के माइनस 2k के से। अब 3i डॉट 2i हो जाएगा 6, तो ये बना आपके पास 6। उसके बाद में jk डॉट 3j बना आपके पास में 3। उसके बाद में 0k डॉट माइनस 2k बनेगा 0। तो आपके पास फाइनली आंसर आपको मिलेगा 9 जूल। 9 जूल आपका यहाँ पर वर्क डन मिलना था। अगर गिवन फोर्स और गिवन पोजीशन वेक्टर से वर्क डन निकाला जाए तो 9 जूल आपका आंसर आता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक। A body of mass 4m is lying in xy plane at rest. It suddenly explodes into 3 pieces. 2 pieces, each of mass m, move perpendicular to each other with equal speeds v. The total kinetic energy generated due to explosion. क्वेश्चन में ये बोला है कि एक 4m मास की बॉडी है
जो कि एक्स वाई प्लेन में थी, इनिशियली रेस्ट में है, मतलब इनिशियल मोमेंटम 0 होगा। ये सडनली 3 पीस में टूट जाती है, जिनमें से 2 पीस जिनका हर एक का मास m एंड m है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मोशन करते हैं सेम स्पीड v से। आपसे पूछा गया है इस एक्सप्लोजन में जो जनरेट होने वाली टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी। तो इनिशियली जो पार्टिकल था वो ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट हुआ है मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, सारा वर्क इंटरनल फोर्सेस की वजह से है। इसका मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनली मोमेंटम p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 पार्टिकल बने। p1 वेक्टर का मास, p1 वेक्टर मतलब फर्स्ट का मोमेंटम, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम, तो फर्स्ट का मोमेंटम निकालने के लिए मास कितना है m, स्पीड कितनी है v, तो p1 हो जाएगा m v i कैप। अपन को ये कहा गया है कि 2 पार्टिकल जो वो परपेंडिकुलर जाते हैं, तो एक x में मान लेते हैं, एक y में। पहला पार्टिकल तो अपन किस दर मान सकते हैं, x में, एम वी आई कैप। दूसरा पार्टिकल किधर मान लेते हैं, y में, तो एम वी जे कैप। तीसरे का हमें पता नहीं, तो 2m v वेक्टर, v डैश वेक्टर अपन यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। ये v डैश वेक्टर अपने को चाहिए, तो एम वी आई कैप प्लस दूसरे के लिए एम वी जे कैप प्लस 2m v डैश वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ से m को कॉमन लेकर काट दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वी आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस 2v डैश वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ से आप v डैश वेक्टर निकाल सकते हो। कैसे? तो देखिए बेटा, v डैश वेक्टर होगा हमारे पास माइनस वी आई कैप प्लस वी जे कैप अपॉन में 2। तो v डैश वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ i वाला कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, सेम ऐसे ही j के कंपोनेंट का स्क्वायर तो v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा v अपॉन रूट 2। ये आपके पास थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, या ये कह सकते हैं थर्ड पार्टिकल की स्पीड आएगी। अब आपसे क्या पूछा था, नेट काइनेटिक एनर्जी इन द एक्सप्लोजन। तो नेट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल के लिए m2 v2 स्क्वायर बाई 2, एंड तीसरे पार्टिकल के लिए m3 v3 स्क्वायर अपॉन 2। हाफ m1 की जगह m, v1 की जगह v स्क्वायर, इसमें भी सेकेंड पार्टिकल में भी m एंड v स्क्वायर, थर्ड पार्टिकल में मास तो है 2m एंड वेलोसिटी कितनी है v अपॉन रूट 2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, क्या कैंसिल होगा, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये आपका आंसर बना 3/2 एम वी स्क्वायर। 3/2 एम वी स्क्वायर आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, मतलब ऑप्शन आ गया अपना थर्ड। पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से हर पार्टिकल का मोमेंटम निकालो, वेलोसिटी स्पीड जो भी है वो कैलकुलेट करो, और बाद में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर अप्लाई कर दो, जिससे आपका आंसर गेन हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 सिमिलर springs P and Q have spring constant Kp and Kq such that Kp is greater than Kq. They are stretched first by the same amount then by the same force. दो केस हैं कि एक बार तो सेम अमाउंट से उनको स्ट्रेच किया है और एक बार सेम फोर्स अप्लाई करके उनको स्ट्रेच किया है। उनके स्प्रिंग कांस्टेंट Kp एंड Kq है, जहां Kp is greater than Kq. Now the work done by the springs are Wp and Wq are related as in case A and case B respectively. अब इनको स्ट्रेच करने में वर्क डन हुआ है, P पर तो हुआ है Wp एंड Q पर हुआ है Wq। तो ये Wp एंड Wq का आपस में दोनों केसेस में रिलेशन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, वर्क डन होता है स्प्रिंग के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं एफ स्क्वायर अपॉन 2k। कैसे? तो के एक्स इक्वल टू एफ होता है स्प्रिंग के लिए। ठीक है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर को ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ये बनेगा हाफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में के, एंड के स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एफ स्क्वायर लिखा जा सकता है, सो एफ स्क्वायर अपॉन 2k। ये हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं। अब केस ए के लिए सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, केस ए के लिए। केस ए में आपको क्या बोला गया है, स्ट्रेस्ड बाय द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट मतलब एक्स ए इक्वल टू एक्स बी है, तो अब वर्क डन बचा प्रोपोर्शनल टू के भाई एक्स इक्वल टू एक्स बी हो गया तो के ही बचा, तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू के। नाउ के पी इज ग्रेटर देन के क्यू, सो दैट मीन्स डब्ल्यू पी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू। तो फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस में तो वर्क डन ऑन पी शुड बी ग्रेटर देन वर्क डन ऑन क्यू। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है जिसमें वर्क डन ऑन पी इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑन क्यू। तो ऐसा सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें इनिशियली ये आ रहा है, तो अपना आंसर भी वैसे फर्स्ट ही होगा। फिर भी सेकंड केस भी देखते हैं। सेकंड केस में हमें क्या दे रखा है कि दे आर स्ट्रेस्ड बाय सेम फोर्स। सेम फोर्स है तो आप अब ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, अब लगाओगे एफ स्क्वायर अपॉन 2k, क्योंकि फोर्स इसी में आ रहा है। तो वर्क डन इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन 2k। केस सेकंड की बात करते हैं, केस बी की बात करते हैं। उसमें एफ ए और एफ बी दोनों का फोर्स क्या है, सेम है। अब इस कंडीशन के लिए वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के। नाउ एज वी नो दैट के पी इज ग्रेटर देन के क्यू, दैट्स वाई डब्ल्यू पी विल बी लेस देन डब्ल्यू क्यू, क्योंकि वर्क डन जो है वो इस स्प्रिंग कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेम फोर्स के लिए। ठीक है, सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए, सेम स्ट्रेच के लिए, सेम अमाउंट के लिए वर्क डन क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन सेम फोर्स के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस कंडीशन में वर्क डन ऑन पी विल बी लेस देन वर्क डन ऑन क्यू, या ये कह दे वर्क डन ऑन क्यू इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑन पी। तो ये भी देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल रहा है, तो इसी वजह से अपना ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा।